हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबका वेलकम कर रहा हूं हमारे इस यूसी लाइफ के यूट्यूब चैनल पे, और आशा कर रहा हूं कि आप सब बहुत अच्छे से हैं, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे हैं। एमटीएस के हम यहाँ पे बच्चे पेपर्स कर रहे थे। 11th हमने पिछली क्लास में शुरू किया था। शिफ्ट वन के कुछ 13-14 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो आज इससे हम कंटिन्यू करेंगे। शिफ्ट वन फिनिश करेंगे, शिफ्ट टू की शुरुआत करेंगे, और आशा कर रहा हूँ ये प्रैक्टिस सेशन से जो मेन है ना, एक कुछ भी काम करने से पहले हमें पता होना चाहिए वो क्यों कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ कैसे क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, क्या अप्रोच से आप कर रहे हो, क्या वो मैच कर रही है, या क्या वो अगर हम मेरे वाले आइडिया से थोड़े से करें तो क्या हम उसका हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आप अपने स्पीड से बढ़िया कर रहे हो, बट ऑप्शन जैसे मैं पिक करता हूँ आप वैसे करो तो बढ़िया है। तो एक प्रैक्टिस सेशन बस एक प्रैक्टिस के साथ साथ एनालिसिस भी काम करवाता है कि आप दूसरे का तरीका, अपने का तरीका, बेस्ट तरीका एक बना पाओ। ठीक है, तो आई होप आप उसका यहाँ पे यूज करोगे। अगेन, जो बच्चे नए जुड़े हैं तो आप अबाउट में पेज में यहाँ पे मेरे बारे में देख सकते हो। जस्ट इन केस आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप फटाफट से हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हो। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स और नोटिफिकेशन और एग्जाम रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा। तो आप अच्छे से बिल्कुल यहाँ पे कनेक्ट करते रहिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 से हमने यहाँ पे करना था, जो कि अरेंजमेंट का एक सवाल लग रहा है। तो फटाफट से इसको चेक करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी। 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 बॉयज आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। तो एक रेक्टेंगल टेबल बना देते हैं और सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। 6 लोग हैं जिसमें से 4 तो कॉर्नर में बैठे हैं, तो अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो 4 कॉर्नर वाले कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, है ना, कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। एंड वन बॉय सिटिंग ऑन द शॉर्टर साइड। तो एक एक लड़का जो है वो छोटी वाली साइड पे बैठा है। आप छोटी साइड ऊपर भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस अरेंजमेंट आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, एन इज सेकंड टू द राइट ऑफ के। एन जो है वो के सेकंड राइट पे है, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। एम इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू एन। अब देखो, अगर एम इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू एन और एम इज नॉट सिटिंग इन द कॉर्नर, तो आपके लिए ये सबसे आसान चीज बना देता है। एम इज ऑपोजिट टू एन, तो अगर मैं सपोज करो एम को यहाँ पे बनाता हूँ तो एन यहाँ पे आ गया, है ना। और एन जो है वो के सेकंड राइट पे है, तो के इधर आ जाएगा ताकि इसका पहला राइट दूसरे राइट पे यहाँ पे एन आपको नजर में आ जाए। एंड एन जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ के है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे है। तो ये यहां से जे भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि जे के सेकंड लेफ्ट पे भी एन बन के आ रहा था। ये बनते ही हमारा बस सिचुएशन क्लियर हो जाती है, क्योंकि हमको यही बताना था कि इनमें से क्या क्या सही है। एल एंड पी आर बोथ नेक्स्ट टू एन। अब देखो, एम के पड़ोसी के और जे है, तो एल और पी बचे, तो वो ये बिल्कुल सही बात हो गई। के इज डायगनली ऑपोजिट। के जो है वो डायगनली ऑपोजिट है एल के, तो हमें इसकी कोई गारंटी नहीं मिली, क्योंकि ऊपर इससे ज्यादा डाटा हमको कुछ गिवन ही नहीं है ना। हमें इससे ज्यादा डाटा, अब हिंदी में भी चाहे पढ़ लो इंग्लिश में भी, इससे ज्यादा गिवन ही नहीं है। तो बस हमको पहले वाले का पता चला कि एल एंड पी बोथ आर नेक्स्ट टू एन, और उससे हम ये कह देंगे ओनली वन इज करेक्ट, क्योंकि हमको डेफिनेटली पूछा गया है। केस तो हो सकता है, गारंटी पूछी गई है, तो गारंटी यहाँ पे नहीं पता लग रही है। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या कह रहा है बेटे, एक सीरीज का सवाल है। अगेन, हमेशा मैंने कहा है कि दो बड़े नंबर से ट्राई करो, आपको चीजें आसान दिखेंगी। तो 331 से 992 जाने का क्या तरीका है कि 331 को 3 गुना किया तो वो बन जाता है 993, और इसमें से एक माइनस कर दो तो बन जाता है 992। यानी 3 में से एक घटा दिया, उसका 3 गुना किया, उसमें से एक हटा दिया। 110 से 331 अगर मैं करता हूं तो इसका 3 गुना होता है 330, और उसमें एक जोड़ दिया, ऐसे हुआ। 110 में 3 गुना किया और एक जोड़ दिया, है ना, तो 331 आ गया। 37 से अगेन चेक करो 110, तो गुना 3 माइनस 1, तो यही हो रहा है। बस पैटर्न पता लग गया। इसमें एक बार +1 हो रहा है, एक बार -1 हो रहा है बच्चे। तो अगर आखिरी में यहाँ पे -1 दिखा था, तो अब यहाँ पे +1 की बारी है, तो इंटू 3 +1 होगा। एग्जामिनर समझदार हो गया, यूनिट डिजिट 2 इंटू 3 6 + 1 7 हर जगह ही दिख रहा है,
तो उस अकॉर्डिंग उसने ध्यान रखा है उस चीज का। तो अगर आप 992 इंटू 3 करते हो तो 3 2 6 27 और 2 2976 प्लस 1 दैट इज 2977 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो सिंपली मल्टीप्लाई प्लस हम यहाँ से इसको चेकआउट कर लेंगे। कोई इतनी टेंशन नहीं लेने की अरे इसको और तेजी से कर सकते थे, इतना पेज भर देते हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं यार। इतना मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपका आंसर सही आ रहा है तो चलेगा। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि जल्दी के चक्कर में या माइंड में ही करने के चक्कर में गलती हो जाए। ठीक है, ये मैं आपको पूरी गारंटी के साथ विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर आप इतना कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, आपको 992 इंटू 3 3 2 6 9 3 27 और 9 3 270 दिखना चाहिए कि 2976 रिलेट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ टर्म। जैसे सेकंड टर्म रिलेट हो रहा है तो यूजर से यूजरी कैसे बन रहा है कि पहले दो तो सेम रहे और इन दोनों ने पलटी मार दी। अगेन टायरिंग से ट्रिंग कैसे बन रहा है, टी आर और एन अब सेम रहे, आई आई जी चेंज हो गया तो पैटर्न चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ तो ऑल्टरनेट नहीं था, तो यानी खाली ये नहीं हो रहा कि अरेंजमेंट हो रही है, इसमें कुछ और चीज लग रही है। जब मैं और इसको ध्यान से देखता हूं तो मुझे एक चीज नजर में आती है कि यूजर को जब मैं अल्फाबेट ऑर्डर के उल्टा में देखूं, मतलब डिक्शनरी के ऑपोजिट वे में देखूं, रिवर्स अल्फाबेट ऑर्डर में देखूं, तो ये यू सबसे बड़ा अल्फाबेट है, फिर एस, फिर आर, फिर ई। तो ये रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो रहे हैं। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी ए बी सी डी ये हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। अगर हम उल्टा देखें जेड वाई एक्स डब्ल्यू ये हमारा रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। तो आपको ये दिखाई देगा कि ये भी रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। अब आप कहोगे सर ऐसे तो ढूंढने में टाइम बहुत लगेगा, तो डिवोटेड में भैया अगर लेफ्ट से राइट आपको टाइम लग रहा है रिवर्स अल्फाबेटिकल में, तो दाएं से बाएं आ जाओ और उसको अरेंज कर दो अल्फाबेटिकल में, ऑप्शन का यूज करो। सबसे पहले डी आएगा, बताओ डी के बाद फिर से डी ही तो आएगा क्योंकि डिवोटेड में 2 बार डी आ रहा है, तो बस बाकी 2 ऑप्शन में किसी में भी डी आ ही नहीं रहा। इससे आपका ये आंसर आ गया, आपका टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, और आप देखोगे जो हमारा आंसर है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का विपरीत रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी है। अगर ऐसे जाओगे, अगर राइट से लेफ्ट जाओगे तो ये आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज हुए। क्या ये क्लियर है? चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है मेरे बच्चे की, द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट इज शोन, हाउ वुड द पेपर लुक व्हेन अनफोल्डेड। तो बेटा अगर इसको हमने ऐसे फोल्ड किया और इसको फोल्ड करके ऐसे बनाया तो जब ये वाला फोल्ड खोलेंगे तो ये वाला स्क्वायर यहाँ पे बन के आ जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। और जब इसको ऊपर ओपन करोगे तो ये 2 स्क्वायर यहाँ बन के आ जाएंगे, यानी 4 और 1 ये 5 वाला आंसर दैट इज 16 का ये आंसर होगा। बाकी सारी फिगर जो है वो गलत है। सिंपली हमको मिरर इमेज एक एक जो पन्ना मोड़ा था उसको वापस खोलना होता है, उसका मिरर इमेज बनाते रहना होना। ठीक है ना, इससे ज्यादा हमें कुछ और यहाँ पे करने सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बच्चे, द वेट ऑफ 7 वुमेन आर कंपेयर्ड। अगर 7 लोगों को हमने कंपेयर किया, हमको एक तो ये बताना है कि कम से कम कितनी ऐसी वुमेन होंगी जिनका वेट W6 से ज्यादा है। ऐसी कम से कम कितनी औरतें हैं जिनका वेट W6 से अधिक है ना। तो अगर 7 लोग हैं और अगर मैं कहूं यहाँ पे वेट हैवी मतलब ज्यादा वाले और यहाँ पे लाइट कम वेट वाले हैं कि ऐसे वेट बढ़ रहा है, और ये 7 लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, वेट ऑफ W5 इज मोर देन ओनली 3 वुमेन, तो यानी 1 2 3, तो W5 का वेट जो है वो 3 से ज्यादा है, खाली 3 से, खाली का मतलब इससे ऊपर नीचे नहीं आ सकता। वेट ऑफ W2 इज लेस देन ओनली W1 एंड W3, तो W2 का जो वेट है बस 2 लोगों से कम है, W1 और W3 से। अब वो कौन सा कहाँ आता है वो हमें अभी टेंशन नहीं है। अगर W7 का वेट सबसे कम हो तो यहाँ पे आ गया, इसने यही कहा ना W7 का भार सबसे कम है, तो मिनिमम नंबर ऑफ वुमेन हुआ वेट मोर देन W6। कम से कम अगर मैं देखो W6 को यहाँ पे लेता हूं तो ऊपर 5 औरतें हो गई जिनका वेट ज्यादा है, बट अगर मैं W6 को यहाँ पे लेता हूं तो 4,
एक, दो और दो ये, तो 4 औरतें हो गई। अब हमको कम से कम पूछा है, मिनिमम पूछा है, तो 4 और 5 में मिनिमम 4 होगा, 5 तो वैसे भी ऑप्शन में भी नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपली 4 मार्क कर दोगे, इससे ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्या ये क्लियर हो गया? हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों अच्छे क्वेश्चन थे इसमें अरेंजमेंट के, इसमें भी थोड़ा सा सोचना था, और जो रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन था उसमें भी थोड़ा सा सोच के करना था। क्वेश्चन नंबर 18 मेरे बच्चे, 18 में क्या कह रहा है कि हमको गिवन है कि अक्षय जो है वो मोर अर्न कर रहा है रजनीश से, तो सैलरी अगर मैं कहूँ कि ऐसे बढ़ती है या बढ़ती है, अक्षय भैया जो हैं, अक्षय तो सबसे ज्यादा ही कमा रहे हैं, मोर देन रजनीश, ठीक है। अक्षय जो है रजनीश से ज्यादा कमा रहा है, जो कि सैम से ज्यादा कमा रहा है, तो रजनीश जो है सैम से ज्यादा कमा रहा है, कुछ ऐसे। सैम जो है वो कम कमा रहा है दीक्षित से, तो अब हमको नहीं पता कि दीक्षित इधर आएगा, दीक्षित इधर आएगा, इसके बराबर या सबसे ऊपर, अभी तक जो हमको गिवन है। अब कंक्लूजन में अक्षय जो है क्या वो सैम से ज्यादा कमा रहा है? तो बिल्कुल, अक्षय जब रजनीश से ज्यादा कमा रहा था और रजनीश सैम से ज्यादा कमा रहा है, तो सैम से तो ज्यादा ही कमा रहा है। दीक्षित अर्न्स मोर देन अक्षय, तो इसकी हमें कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो गारंटी नहीं है, तो हम बस गारंटी वाला मार्क करेंगे, ओनली वन फॉलोज, ठीक है, ओनली वन फॉलोज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, 13, 12, 2, 25, 22, 6। तो एक तो 13 प्राइम आ रहा है, 2 का मल्टीपल नहीं आ रहा, स्क्वायर क्यूब नहीं आ रहा। अब हम इसमें डिजिटल सम या उससे पहले ये देख लेते हैं, ठीक है, बन गई बात। 13 में से 12 गए तो 1 आया, 1 का अगर दुगना कर दूं तो 2 आता है, ठीक है। 25 में से अगर मैं 22 घटाऊं तो 3 आएगा, 3 का अगर मैं दुगना कर दूं तो 6 आता है। तो बस यही चीज हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है कि 26 में से अगर 2 जा रहे हैं तो 4, और 4 का दुगना कर दूं तो 10 आता है, और 8 आना चाहिए, 10 है तो ये गलत है। 15 में से 5 गए 10, 10 का दुगना कर दो तो 15, गलत है, 20 आना चाहिए था। 6 में से 3 गए 3, और 3 का दुगना कर दे तो 6, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 - 3 इज 3 इंटू 2 इज 6, तो उनके डिफरेंस का डबल करना था। क्या ये क्लियर हो गया? आसान है, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जी क्या कह रहे हैं? नो येलो इज ग्रीन, कोई भी हरा पीला नहीं है, या कोई भी पीला हरा नहीं है, एक ही बात है। सम पिंक आर येलो, कुछ गुलाबी पीले हैं, कुछ ऐसे। नो ग्रीन इज येलो, अब कोई भी ग्रीन येलो नहीं है, अगर बेटा येलो ग्रीन नहीं है तो ग्रीन भी येलो कैसे होगा? तो ये बात तो सही है। सम येलो आर पिंक, अगर कुछ पिंक येलो थे तो कुछ येलो भी पिंक होंगे, ये बिल्कुल सही है। ऑल ग्रीन आर पिंक, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि क्लियर कट नहीं है ना कि होगा ही होगा। यहाँ से कहाँ दिख रहा है कि ग्रीन और पिंक का कोई रिलेशन हो सकता है, या हो गई होगा, सॉरी, हो तो सकता है, हो गई होगा तो नहीं दिख रहा ना यहाँ से, क्योंकि दिख रहा है कि दूर दूर है। तो यानी 1 और 2 करेक्ट है। 1 और 2 के लिए अगर मैं जाऊं तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा आ जाएगा, दैट इज ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। अगर ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो हो जाएगा तो इससे हमारा करेक्ट आंसर भी आ जाएगा। क्या ये क्लियर होता है? एक बार चेक कर लो, ठीक है। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं जी? अगर यहाँ पे शीशा रखें और इसको हम चेक करें तो क्या होगा? तो ये ट्राइंगल भैया इधर आएंगे, सर्किल इधर आएगा, ये वाला लाइंस इधर ऐसे आएंगी, और ये ट्राइंगल कुछ इस प्रकार आएगा। अब नंबर ऑफ लाइन यहाँ पे देखनी पड़ेगी, यहाँ पे तो एक मिसिंग है, सीधे दिख रहा है, ये आंसर नहीं। दोनों ट्राइंगल एक लाइन में नहीं है, ये नहीं। इसमें ये ट्राइंगल भैया टेढ़े हो रखे हैं, ये नहीं। अपने को तो ऐसा सीधा सा चाहिए था ना, तो सीधा सा आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 3, बिना किसी कंफ्यूजन या डाउट के, ठीक है। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, सीरीज के हर सेट में 2 या 3 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 या 3 क्वेश्चन, सिलॉग के 2 या 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 2-3 क्वेश्चन, साइलॉग के 2-3 क्वेश्चन,
15 से 20 क्वेश्चन तो फिक्स ही आ रहे हैं कि यही आएगा, और आप अभी भी पकड़ नहीं बना पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमें फिर से रीथिंक करनी पड़ेगी अपनी स्ट्रैटेजी। और अगर पकड़ बना पा रहे हैं पर फिर भी टाइम ले रहे हैं, तो हमें अपना करने का तरीका और तेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे बच्चे कि 8 लोग हैं दिस फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, तो ये हम 8 लोग बनाते हैं फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। 4 जो है कॉर्नर पे बैठे, 4 कॉर्नर पे बिठा दिए जाते हैं कुछ ऐसे, और 4 आपके साइड पे हो गए, 4 बॉयज आर सिटिंग और 4 बॉयज आर इन द मिडल, तो कुछ ये इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, L इज टूवर्ड द इमीडिएट राइट ऑफ H। चलो कोई बात नहीं, अगर मैं पीछे से यहाँ पे पढ़ने का देखूं तो L जो है वो इमीडिएट राइट पे है, N जो है सॉरी इमीडिएट राइट है H के, कोई बात नहीं। J इज इमीडिएट नेबर ऑफ G एंड H एंड ही इज सिटिंग एट द कॉर्नर। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी आपकी हिंट ये होती है कि J एक तो G और H का नेबर है, ठीक है, और वो कॉर्नर पे बैठा है, यानी J की बात हो रही है कि वो G और H का नेबर है, यानी J अगर मैं इधर ले लूं तो भैया H को मैं इधर लेना पसंद करूंगा और G को इधर और H को इधर। क्यों? क्योंकि मैंने ये लाइन पहले पढ़ी थी ना कि N इज टुवर्ड द राइट ऑफ H, N जो है वो H के राइट पे है, तो ये वाली लाइन भी मेरे लिए इजी हो जाएगी बनानी, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर होती है? अब हमें क्या गिवन था, J इज इमीडिएट नेबर ऑफ G और H एंड ही सिटिंग एट कॉर्नर, M इज द नेबर ऑफ N एंड K। तो N अगर यहाँ पे आ गया बच्चे तो K यहाँ पे आएगा, और M इनका नेबर है तो यहाँ पे आ जाएगा, ये बन गया। L इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द स्लाइड, तो मिडल ऑफ द स्लाइड बस यही जगह बची L के लिए, एक बार आप चेक कर लो। अब हमें क्या बताना था, हु इज सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू I। तो अगर हमारी सारे प्लेसमेंट आ गई और I भैया ही रह गए तो ये हो गया, और I के डायगोनली ऑपोजिट कौन आया, N आया ना, I के ऑपोजिट कौन आया, N आया, तो बस यही आपका आंसर होगा। K के ऑपोजिट J, M के ऑपोजिट G, H के ऑपोजिट L, I के ऑपोजिट N, ये आपको मार्क करना था, ठीक है। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है भैया कि विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज, ताकि इक्वेशन करेक्ट हो जाए। ध्यान रखना कई बार यहाँ नॉट करेक्ट लिखा होता है, बट अभी यहाँ पे करेक्ट लिखा है। अब देखो 20 डिवाइड बाय 6 प्लस 10, तो भैया ये इससे ज्यादा वो मदद आपकी क्या करे कि 20 बाय 6 तो 10 बाय 3 फ्रैक्शन बन जाएगा, तो या तो यहाँ से 20 को हटाओ, कोई 6 का मल्टीपल लेके आओ। 20 के साथ अगर मैं 10 को हटाता हूं तो भैया वो फिर भी बात नहीं बनेगी, ठीक है। 5 और 10 को तो हटाना ही नहीं है ना, जो भी करना है वो इसी में करना है। अगर मैं 5 को लेके आता हूं तो बात बन जाएगी, क्योंकि 6 और 10 भी हटाने से नहीं, 6 और 10 हटाने से भी बात बन सकती है, 10 और 20 से बात नहीं बन रही है ना। 6 और 10 को अगर मैं चेंज करता हूं तो भी वो डिवाइड हो जाएगा, तो मुझे ये दो ऑप्शन ट्राई करके देखने। अगर मैं पहले इसमें सपोज करो बी ऑप्शन ट्राई करता हूं कि अपन ने 6 और 10 को इंटरचेंज कर दिया, तो 10 प्लस 6 माइनस 5 गुना 2, तो 20 डिवाइडेड बाय 10 इज 2 प्लस 6 5 गुना 2 इज 10। अब ये नेगेटिव साइन वाला बड़ा नंबर है, ये 8 माइनस 10 माइनस 2 आएगा, तो ये भी नहीं है, वो तो हो ही नहीं सकते क्योंकि फ्रैक्शन आ रहे हैं, तो यही मेरा आंसर है। तसल्ली अगर फिर भी नहीं हो रही तो हम इसको पक्का चेक करके देखेंगे। पेपर में कभी भी ऐसे हो तो माइंड को ये समझा देना कि मैं आखिरी में करके देखूंगा, और करके देख भी लेना, नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड ना वो यही चलता रहता है कि भैया मैंने गलत तो नहीं कर दिया, वो तुम आगे वाले सवालों में और गड़बड़ी कर दोगे। तो बेटर है कि माइंड को समझा देना, आखिरी में चेक करेंगे, टाइम मिला तो कर लेंगे, तो घबराना नहीं है। तो 4 डिवाइड किया सबसे पहले, प्लस 10 माइनस 12, तो 14 माइनस 12 2 आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां से आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? 23rd का आंसर हो गया 4th, ठीक है। 24th में क्या कह रहा है कि क्रॉक का कोड DZIX है, एनालॉगी है ना। तो अगर मैं ऐसे आपको समझाने के लिए लिख दूं, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें अगेन सबसे पहले नजर जाती है, C से D +1 तो जाता है बट वो और कहीं नहीं दिख रहा है ना। अब जो चीज हर पेपर में आ रही है, ये अल्फाबेट से रिलेट होके क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो है रिवर्स कोडिंग।
अभी हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा, हर क्लास में मैं आपको बताता हूँ। रिवर्स कोडिंग का मतलब ऐसे नंबरों का पेयर जो बाएं से दाएं अगर काउंट करें तो सेम पोजीशन पे ही आते हैं, अगर दाएं से बाएं भी देखें। जैसे कि सी अक्षर है वो वैसे तीसरे नंबर पे आता है अगर बाएं से दाएं देखें। एक्स जो है तो ये तीसरे नंबर पे आता है अगर दाएं से बाएं देखें। सी को अगर राइट से देख रहे हो तो 24 पे आता है, एक्स को अगर लेफ्ट से देख रहे हो तो 24 पे आता है। ऐसे नंबर जिनकी पोजीशन सेम है, अगर उनका डायरेक्शन बदल दिया जाए, एक को लेफ्ट से देखे तो दूसरे को राइट से, इनकी निशानी होती है इनका जोड़, किसी भी एक साइड से देखोगे तो हमेशा 27 ही बनेगा। तो जब आप ऐसे चेक करते हो तो सी और एक्स क्रैक्स से हमने याद किया कि एक दूसरे के रिवर्स कोड है। आर और आई इंडियन रेलवे से हमने याद किया एक दूसरे के रिवर्स कोड है। ए और जेड पहला और आखिरी है तो ये तो वैसे ही इंटरचेंज होंगे। डी डब्ल्यू डेविड वार्नर जी की बैटिंग है, वेस्टर्न डिजिटल की एक वो पेन ड्राइव हार्ड डिस्क वो सब आती है, उससे आप याद कर सकते हो। तो मॉक से अगर मुझे रिलेट करना है तो एम का रिवर्स कोड होता है एन। अगर नहीं समझ में आया कैसे, तो ये अगर 13 है तो ये 14 है, टोटल 27 बनाना है। ये 15 है तो 27 बनाने के लिए 12 यानी एल लेके आना पड़ेगा। सी है तो क्रैक्स, के है तो पीके, पीके मूवी से आप याद रखो। तो ये आपके कोड बन गए पी एक्स एल एन बन गया, यानी ये सब कैंसिल और ये आपका करेक्ट आंसर है जी। ठीक है जी, चलें आगे, एक बार चेक कर लो इसको, क्या ये इतना ओके है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है जी, यहाँ पे मिसिंग टर्म ढूंढनी है तो ये लाइन यहाँ पे आएगी, ये यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखा है रोटेशन नॉट अलाउड। तो भैया इससे आसान तो वो क्या ही बना के देगा, ये भी हट गया। अब फर्स्ट और फोर्थ में डिफरेंस क्या है, ट्राइंगल का, ओ सॉरी स्क्वायर का, बाकी तो सब सेम बन रहा है। तो हमारा जो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है वो हमेशा कॉर्नर से टच हो रहा है, तो ये वाला जो है सही होगा, इसमें साइड में टच हो रहा है, ये गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए इसी के साथ हमारी शिफ्ट 1 है ना एकदम से खत्म होती है और हम शुरुआत करते हैं सेम डे नंबर, ये हमारे शायद 5th या 6th है, शिफ्ट नंबर 2 से। अगेन कुछ टाइम हमारे पास है तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर पाए, ताकि इस डे को हम अगली क्लास तक खत्म कर दें, है ना। तो आप अगेन कनेक्टेड रह सकते हो। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना नहीं भूलना है। अगर अच्छा लग रहा है, दिल से अच्छा लग रहा है, तो कमेंट करना बहुत जरूरी है। बस आंसर लिखने के साथ साथ आप लिख भी सकते हो क्लास कैसा लगा, क्या फीडबैक है, क्या आप और टॉपिक्स चाह रहे हो, या कोई ऐसा टॉपिक जो आपने पढ़ा हुआ है बट उसका प्रैक्टिस चाह रहे हो, या कोई टॉपिक जो आपको समझ ही नहीं आया पहले पढ़ा था कि सर एक बार इसको फिर से करते हैं, तो प्लीज आप दिल खोल के कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 इस शिफ्ट नंबर 2 का। यहाँ पे क्या है जी, कोड फॉर ब्लू निकालना है। तो अगर ब्लू का कोड निकालना है तो ब्लू कहाँ पे लिखा है, सी लुक्स ब्लू, और ये है 609। 6 और 9 में से कोई एक ब्लू का कोड जरूर होगा, क्योंकि ब्लू वर्ड यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं 609 देखता हूं, ठीक है, तो ना यहाँ पे 6 लिखा हुआ है और 1 और 5 की तो कोई बात ही नहीं है, तो 0 और 9 रह गया। अब 0 और 9 रह गया तो मेरी नजर सीधा 9 पे जाती है। यहाँ पे अगर 9 पे जाती है तो मुझे दिखता है कि यहाँ पे ब्लू शब्द है, ब्लू शब्द है, 6 हो नहीं सकता था, ब्लू शब्द है और ब्लू शब्द इसमें भी है। इन दोनों में ब्लू शब्द कॉमन है, इन दोनों में 9 कॉमन है, तो मेरा आंसर 9 ही होगा, क्योंकि 0 की तो कोई जगह कोई नाम बचा ही नहीं, तो ये कैंसिल हो गया और 9 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो 0 को हमने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि वो ऊपर और नहीं आ रहा था, 9 रिपीट हो रहा था और ब्लू वर्ड भी रिपीट हो रहा है, तो इसी से हम इसको मार्क डाउन कर सकते हैं। क्या ये क्लियर हुआ? आगे चले, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इनमें किस साइन को हम इंटरचेंज करें ताकि ये जो क्वेश्चन है या इक्वेशन है ये मीनिंगफुल बन जाए। अब देखो, अगर मैं 60/45 करता हूं तो ये दोनों 15 से कटती हैं, 4 और 3। तो अब यहां से फ्रैक्शन हटाना है तो या तो डिवाइड हटेगा, या अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई बन जाए ना तो 3 से 6 हम काट पाएंगे बहुत इजीली, और
क्योंकि 128 को हम छेड़ना नहीं चाह रहे, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 128 प्लस 10 के आसपास ये नंबर बन भी रहा है, तो सबसे कंफर्टेबल तो यही था कि मैं ये प्लस को हटाने का देखूं और ऑप्शन में देखूं प्लस और डिवाइड। तो मैं डिवाइड नहीं हटाना चाहूंगा क्योंकि ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है ना। मैं पहले सोच रहा था, पर डिवाइड को अगर प्लस के साथ हटाना है तो फिर तो वो पक्का ही फ्रैक्शन बन जाएगा ना, कोई सेंस बनता ही नहीं। तो ये हटाने का कोई लॉजिक नहीं है, अपने को यही मीनिंगफुल लग रहा है, तो अपन सबसे पहले इसी को ट्राई करेंगे कि हम क्या ट्राई कर रहे हैं, प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज कर रहे हैं। तो 18 माइनस 60 डिवाइड बाय 45, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 128। अब मैं अगर बॉड मास यहाँ पे लगाता हूँ तो 18 माइनस 60 बाय 45 इंटू 6 प्लस 128। 15 से ये 3 जा, ये 4 जा, 3 2 जा, अगेन 4 इंटू 2 इज 8। 18 माइनस 8 प्लस 128, तो अगेन सीधा 10 आप देख सकते हो कि बन रहा है 138 बन रहा है, और ये आंसर आ गया। मैंने हर ऑप्शन को ट्राई करने का सही नहीं समझा, मैंने पहले ये देखा कि किस चीज को हम यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए और किसको नहीं, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आंसर दिया। क्या ये क्लियर हो गया? चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? जेड वाई एक्स डब्ल्यू एंड वी आर सिटिंग ऑन अ सोफा फेसिंग नॉर्थ। तो एक सोफे पे बैठे हैं नॉर्थ की तरफ, यानी उत्तर की तरफ ये देख रहे हैं। तो अगर ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो ये लेफ्ट और ये राइट, कुछ इस प्रकार से ये बनेंगे। Z is sitting immediately next to Y और X is sitting immediately next to W। चलो कोई बात नहीं। V is sitting on the लेफ्ट मोस्ट सीट। हम इसी का तो वेट कर रहे थे कि पक्का चीज यहाँ पे क्या गिवन है। तो 5 लोग अगर हैं और उसमें से भी अगर वो बता रहा है कि V सबसे लेफ्ट मोस्ट, सबसे दाएं वाली जगह पे बैठा है ना, सबसे सॉरी बाएं वाली जगह पे बैठा है लेफ्ट पे, तो आपका यहाँ पे सिचुएशन हो गया है ना। तो अगर ये सिचुएशन हो गया तो अब जब आपको क्या गिवन था, वी सिटिंग ऑन द लेफ्ट, एक्स इज एट द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, तो एक्स जो है दाएं से दूसरे पर बैठा है, तो एक्स भैया इधर आ गए। अब z इज सिटिंग नेक्स्ट टू y, तो y और z को कहीं ना कहीं साथ में होना पड़ेगा, ऐसे या ऐसे, वो कोई टेंशन नहीं है, यानी इन दोनों में ही आएंगे और कोई जगह है ही नहीं। तो x इज सिटिंग नेक्स्ट टू w, तो w भैया को इधर ही आना पड़ेगा। z एंड x आर सिटिंग टुगेदर, तो ये भी चीज आसान हो गई कि z इधर और y इधर आ जाएगा। तो अब मिडल में कौन बैठा है? मिडल में आपके ZZ बैठे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ZZ का मतलब जी कह रहा हूं मैं, है ना, ये नहीं कि ढूंढ रहे हो कि अरे और कोई अल्फाबेट भी गिवन है क्या। ठीक है, क्लियर है। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 4। Select the option that is related to fifth alphanumeric cluster। अगेन बेटा स्क्वायर है, I का नंबर 9 होता है और 9 का स्क्वायर, K का नंबर 11 तो 11 का स्क्वायर, D का नंबर 4 तो 4 का स्क्वायर, F का नंबर 6 तो 6 का स्क्वायर, O का नंबर 15 तो 15 का स्क्वायर। इन सब में 2-2 का गैप है, तो भैया 15 के बाद 2 का गैप आता है 17, और 17 का मतलब होता है आपका Q, और 17 का स्क्वायर होता है, अरे ठीक है Q, और Q में 17 का स्क्वायर होता है 289। तो Q से भी वैसे आंसर आ जाता क्योंकि और कोई अल्फाबेट Q में था ही नहीं, एक यही था, तो आप इसी को मार्क करो। क्या ये क्लियर हो गया? एक बार चेक कर लो। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। तो भैया ये मेरे को तो सीधा ही दिख गया कि ये यहाँ पे छुपे हुए हैं, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि रोटेशन अलाउड नहीं है तो ये दिखना ज्यादा इजी, ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है बाकी चीजों के मुकाबले। क्वेश्चन नंबर 6, विच 2 डिजिट शुड बी इंटरचेंज सो दैट इट बिकम्स मैथमेटिक करेक्ट। अब देखो 20 डिवाइडेड बाय 7, या तो यहां से 7 को हटाओ, है ना, या 20 की जगह कोई 7 का मल्टीपल लाओ। 7 का मल्टीपल तो है नहीं, यानी 7 को यहां से हटाना पड़ेगा तभी ये फ्रैक्शन से हटेगा। 7 को हटाना पड़ेगा, तो ये 2 ऑप्शन तो गए। अब या मेरे को 7 एंड 5 ट्राई करना है, या मेरे को 7 एंड 2। ठीक है, अगर मैं 7 एंड 2 ट्राई करता हूं तो 20 डिवाइडेड बाय
20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7 प्लस 5 माइनस 3 हो जाता है। बॉड मास लगाओगे पहले डिवाइड करोगे तो 20 डिवाइड बाय 2 हो गया 10, 10 इंटू 7 हो गया 70, बहुत बड़ा नंबर बन गया। 75 माइनस 3 72, तो 7 एंड 2 आंसर नहीं है, यही आपका आंसर है। अगेन फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस एंड कंफर्मेशन आप इसको चाहे चेंज करके देख लो। 20 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 प्लस 7 माइनस 3, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 बिकम्स 4, 4 इंटू 2 बिकम्स 8, 8 और 7 15 माइनस 3 12, और ये आपका करेक्ट आंसर देगा, दैट इज 7 एंड 5। अगेन हमने पहले ही इसको निकाल लिया था, जरूरी नहीं है कि हर बार पूरा पूरा उसे सॉल्व करके ही करना है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यहाँ पे अगर मिरर इमेज है और हम इसको चेक करें तो भैया अगर यहाँ पे नीचे बनाएंगे तो ये सिंपली पलटी मारेगा। सर्किल यहाँ पे है तो सर्किल यहाँ, स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ। ये बस एक ही ऑप्शन में है, सर्किल यहाँ पे और स्क्वायर यहाँ पे, और किसी में नहीं है, तो सारे ऑप्शन कैंसिल। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे वैसे प्लस और यहाँ पे इक्वल टू आएगा, क्योंकि जो इन्वर्जन है पहली वाली चीज जो शीशे के पास है या पानी के पास है वो इधर से भी पास होएगी, यही तो रूल है, और इसी का हमको यहाँ पे यूज करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 मेरे बच्चे। 8 में क्या है, एक ये आदमी जैसा कुछ बनाया हुआ है जो रोटेट हो रहा है ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45-45 डिग्री में। वो पहले कुछ इस प्रकार था, मैं एरो बना देता हूं, फिर ऐसे नीचे आया, फिर वो इस प्रकार हुआ, फिर वो कुछ इस प्रकार हुआ, तो अगली बारी उसको ऐसे होके कुछ इस प्रकार दिखने की है, जो कि इस ऑप्शन में दिखेगा। प्लीज जल्दबाजी में ये उल्टा एरो वाला मत मार्क कर देना, ये नहीं है, पोजीशन ये ही है और नीचे एरो ऐसे ही देखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा। चलें आगे। 9th में क्या है कि इसको रिप्लेस करना है, यहाँ भी एक लाइन है तो क्या आएगा। अब आप देखो तो ये भी ऐसे पलटी गोल घूमते जा रहा है, राइट घूमता जा रहा है, तो ये भी घूम के ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगा जो कि इस पोजीशन में है, तो 9th का आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आज का होमवर्क क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक क्लास का टाइम हो गया। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, एंड वैल्यूएबल कमेंट्स और फीडबैक जरूर बताइए। ठीक है, ऐसे और सेशंस के साथ हम आपके साथ जरूर मिलते रहेंगे। अच्छे से पढ़िए, मुस्कुराइए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।